जय हिंद साथियों। मैं पारस कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए मैथ पेडागोजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं होता है। देखिए, रोमन अंक क्या होते हैं, इस तरह से 1 2 3 ये क्या होते हैं, हमारे रोमन अंक होते हैं। ठीक है, तो जो हिंदू अरबी क्या होती हैं, 1 2 3 ये हिंदू अरबी अंक होते हैं। तो बताना है हिंदू अरबी अंकों की तरह है रोमन अंकों का यूज लेखन में क्यों नहीं होता। देखिए भाई, इसलिए नहीं होता क्योंकि रोमन अंकों में यदि आपको शून्य लिखना है तो इसके लिए कोई विकल्प नहीं है कि आप रोमन अंक में शून्य को लिख सकें। अर्थात यदि आप शून्य नहीं लिख सकते तो आप इसमें क्या है, स्थानीय मान भी नहीं निकाल सकते रोमन अंकों में। इसलिए यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। रोमन अंक स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करना गणना में बहुत मुश्किल होता है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5वीं कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित प्रश्न पढ़ें। प्रश्न क्या है, पूर्णांक की एक जोड़ी लिखें जिसका योग नकारात्मक पूर्णांक देता है। बताना है जो प्रश्न है यह कैसा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, पूर्णांक की एक जोड़ी लिखें जिसका योगफल एक नकारात्मक पूर्णांक देता है। तो भाई मेरे देखिए, यदि हम -3 -4 कर दें तो -7 हो जाएगा, -2 कर दें प्लस -5 कर दें तो -7 हो जाएगा। इसी तरह से हम बहुत सारे लिख सकते हैं, -7 प्लस -11 लिख दें तो कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। मतलब क्या है, इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। अर्थात यह है खुला समाप्त वाला प्रश्न है या खुला अंत वाला प्रश्न है। ठीक है, विकल्प डी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए आपको वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर भी करना है। 10 ग्राम के बारे में सही कथन नहीं है। 10 ग्राम तो बताना है कौन सही कथन नहीं है। यह एक पुरानी चीनी पहेली है, बिल्कुल भाई सही है। विभिन्न ज्यामितीय आकारों की पहचान के लिए उपयोग की जाती है, बिल्कुल सही है। जिसमें 10 या 15 टुकड़ों को मिलाया जाता है, ये गलत है भाई, क्योंकि जो 10 ग्राम है यह एक ज्यामितीय पहेली होती है। ठीक है, जो कि एक पुरानी चीनी पहेली है जिसमें 5 या 7 टुकड़ों को मिलाया जाता है जिससे विभिन्न प्रकार के ज्यामितीय आकार बनाए जाते हैं। अर्थात विकल्प सी यहां पर हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों को समय की अवधारणा को प्रस्तावित करने के लिए प्रारंभिक गतिविधि के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि की जानी चाहिए। देखिए, समय की अवधारणा को क्या करना है, प्रस्तावित मतलब उसके बारे में क्या है, जानकारी देना है। तो इस प्रारंभिक गतिविधि क्या होनी चाहिए, सबसे अच्छा है कि आप समय से संबंधित बच्चों के जो पूर्व अनुभव हैं, ठीक है, अर्थात समय के बारे में वह क्या जानते हैं। जैसे आप पूछें घंटा क्या होता है, मिनट क्या होता है, इस तरह से आप अनुभवों पर चर्चा कर सकते हैं। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं यदि आप किसी विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़कर पढ़ाते हैं तो बहुत फायदा इसका मिलता है और अधिगम भी तीव्र गति से होता है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। बताएं आप लोग क्या होगा यहां पर राइट आंसर। आप सभी लोग जल्दी से 4 ऑप्शन पढ़ लें, मैं आपको सीधा आंसर बताता हूं। देखिए भाई, ज्यामिति के अध्यापन के लिए सबसे अच्छा है कि आप बच्चों को
प्रचुर मात्रा में अवसर दें कि वे दिक् स्थापन की अंतर्दशी समझ को विकसित कर सकें। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देखिए सभी क्या है, नेगेटिव पॉइंट हैं। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला गणित। मान लीजिए कोई दुकानदार है तो जो वह है मतलब गणित का यूज करता है। जैसे मान लो उसने कोई सामान बेचा तो जोड़ना करता है, घटाना भी करता है, सब तरह से करता है। तो उसका जो गणित है वह कैसा गणित है, उसमें अस्पष्टता होती है और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है। तो देखिए एक तो गलत है कि उसमें शुद्धता नहीं होती, एक गलत बात है। गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, ये भी गलत बात है क्योंकि कक्षा में उपयोगी है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में उपयोगी है, ये हम नहीं बोल सकते कि उससे सभी गणितीय समस्याएं हल हो जाएंगी। बल्कि क्या है, जो अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला गणित है यह है बच्चों को क्या कर सकता है, शिक्षक क्लास में या कक्षा में उसकी चर्चा कर सकता है। इससे क्या है, वह दैनिक जीवन से संबंधित जुड़ जाएंगी। ठीक है, ओके। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक कक्षा में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन पर किस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। मतलब नेगेटिव पॉइंट, गणितीय अवधारणा को समझना, ये तो भाई इस पर ध्यान होना चाहिए कि आखिर बच्चे गणितीय अवधारणा को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, इस पर ध्यान होना चाहिए। गणितीय भाषा का विकास बच्चे में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। देखिए गणित की प्रकृति कैसी है, तार्किक, तो तर्क कौशल का विकास, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। विकल्प सी में है गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता, तो भैया इस पर नहीं होना चाहिए, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखागणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है। बताना है रेखागणित शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है। सूत्र आधारित विधि, खेलकूद विधि, अभ्यास विधि या फिर प्रदर्शन विधि। तो यहां पर राइट आंसर हमारा होगा प्रदर्शन विधि, क्योंकि आप सभी जानते हैं गणित की प्रकृति कैसी है, अमूर्त है। इसलिए क्या कर सकता है, शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियां दिखाएगा। ठीक है, जैसे इस तरह से दिखा देगा, इस तरह से दिखा देगा। इससे क्या है, बच्चे इन आकृतियों को समझ जाएंगे। और प्रदर्शन विधि में होता क्या है, बच्चों को आकृतियां दिखाई जाएंगी और शिक्षण कार्य किया जाएगा। तो यहां पर विकल्प डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान की जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान बच्चों से जो गलतियों की प्रकृति है और विशेषताएं हैं, इनको जानने की प्रक्रिया को कहा जाता है गणित में त्रुटि विश्लेषण। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। और यदि आपको इसके और वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वहां पर सारे वीडियो मिल जाएंगे। चलिए उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित की कक्षा में उपयोग होने वाली पूछताछ की रणनीति बताएं आप लोग कैसी होगी। इसे आप हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह बच्चे को नीचा दिखाती है। भाई बिल्कुल गलत बात है। कक्षा को कोलाहल पूर्ण बनाती है, नहीं भाई। बच्चों के बीच तनाव पैदा करती है, नहीं। बल्कि क्या करती है, यदि आप बच्चों से मतलब जो पूछताछ की रणनीति है ये अपनाते हैं क्लास में, तो इससे क्या है, बच्चों को उनके विचार या समझ व्यक्त करने और आलोचनात्मक रूप से सोचने में मदद करती है। विकल्प डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक शिक्षक ने कक्षा 5 के बच्चों को क्षेत्रफल मापन सिखाया, लेकिन उनके कई छात्र क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों के उपयोग के बीच में उलझन में हैं।
बच्चों में इस तरह के भ्रम का क्या वजह हो सकता है? देखिए, क्षेत्रफल और आयतन की विभिन्न इकाइयों में उलझन हो रही है। भले ही क्या है, शिक्षक ने सिखा दिया है उसे क्षेत्रफल मापन, तो ऐसा भाई इसलिए हो रहा है क्योंकि शिक्षक ने क्या किया है, अलग अलग इकाइयों को उनके दैनिक जीवन संबंधित किए बिना ही सभी को एक साथ बता दिया है। इसलिए बच्चे को भ्रम हो रहा है कि क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है। ठीक है, जो कि एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए शिक्षक को प्राइमरी लेवल पर कोई भी जब कुछ पढ़ाता है तो उनके दैनिक जीवन से जरूर जोड़ना चाहिए, बहुत ही फायदा होगा और बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। बहुत ही शानदार लाजवाब क्वेश्चन है। एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है। अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है? अब देखिए, शिक्षक यहां पर क्या कर रहा है, बच्चों को अपने परिवेश से जोड़ रहा है। तो यहां पर क्या है, विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह बच्चों को अनौपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने के अवसर देता है, जो आकारों के बारे में उनकी समझ को गहन बनाता है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 13। प्रारंभिक कक्षाओं में एक गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुक्रम किस प्रकार किया जाना चाहिए? चित्र बनाना, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करना, अनुभव प्रदान करना, या फिर भाषा के माध्यम से समझाना। बताइए इनका क्रम क्या होगा? ये यहां पर 4 विकल्प हैं। तो सबसे पहले क्या करेगा शिक्षक, गणितीय अवधारणा के विकास करने के लिए पहले तो है अनुभव प्रदान करेगा सबसे पहले। ठीक है, फिर क्या करेगा, भाषा के माध्यम से समझाएगा। फिर क्या करेगा, वह चित्र बनाकर समझाएगा। फिर क्या करेगा, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेगा। तो यहां पर क्या होगा, देखिए पहले नंबर पर कौन आया, 3, फिर दूसरे नंबर पर 4, मतलब 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो ऐसा दिया विकल्प बी में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक आवश्यक है? बताएं आप लोग, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित अधिगम के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? एक समस्या को कई बार हल करना। समस्या एक है और उसी को आप बार बार हल कर रहे हैं, इससे ये आवश्यक थोड़ी है। किसी समस्या को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों की खोज करना, ये सही हो सकता है, देखते हैं बाद में। सभी सूत्रों को याद करना नहीं। शिक्षक बोर्ड पर जो लिख रहा है उनका सही ढंग से नकल करना नहीं। तो यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प बी ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित करने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? गणितीय वार्तालाप को प्रोत्साहित मतलब बच्चे क्या कर रहे हैं, गणितीय वार्तालाप मतलब गणित से संबंधित जो पद हैं या जो संक्रियाएं हैं या सूत्र हैं या परिभाषाएं हैं या जो पाठ हैं उन पर क्या है चर्चा कर रहे हैं। तो इनसे क्या है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है, गणितीय विवरणों के बारे में बात करते हुए और उनका उपयोग करते समय बच्चों को एक सटीक भाषा का उपयोग करने में सक्षम होना। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सूत्र और वाचन में सक्षम होना ये गलत बात है, बहस आयोजित करना ये नहीं है, ये भी गलत होगा। विकल्प ए ही यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।